Everyone, welcome back to DSM Tutorials. I'm with a new video for advanced accounting with problem and its solutions. Let's start with short answer question chapter wise for Osmania University third semester advanced accounting. So अभी अपन चैप्टर वाइज जा रहे हैं. चैप्टर वाइज में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में थियरी जो क्वेश्चंस देंगे या सम्स देंगे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड करता हूं. नेक्स्ट ये वीडियो में जो है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसा करना है एंड चैप्टर वाइज में जो जो इम्पोर्टेंट है एवरीथिंग आई विल शो इन दिस वीडियो. दिस इज ओनली वीडियो रिलेटेड विद एडवांस्ड अकाउंटिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. चलो चलते हैं पहले चैप्टर से. फर्स्ट यूनिट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर. इसमें पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रहेंगे. पक्का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बेसिक क्या है बोले तो अगर फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे या साथ में चल रहे, मैनेज कर रहे, कंट्रोल कर रहे, जो भी प्रॉफिट आ रहा तो दे विल शेयर इक्वली बोल के पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लियरली डिस्क्राइब करा है. लेकिन लोग इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं करते. दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट रेशियोज और अकॉर्डिंग टू द अग्रीड रेशियोज. चलो अब बात करते हैं अपन पार्टनरशिप की. जैसे कि आप सभी को पता है पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है. अगर दो लोग मिलके बिजनेस शुरू कर दिए एंड वो बिजनेस में जो है एक अग्रीमेंट बना लिए उसको कहा जाता है डीड. लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव ए पार्टनरशिप डीड दैट विच इज इन रिटन फॉर्म. लेकिन ओरल अग्रीमेंट कर सकते हैं एंड ये ओरल अग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली स्पेसिफाइड रहता. चलो अब बात करते हैं अगर रेशियोज की. पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो शेयरिंग जो है रेशियो के फॉर्म में शेयर होता, वेदर इट मे बी इक्वल रेशियो और वेदर इट मे बी प्रोपोर्शनेट रेशियो और अग्रीड रेशियो. चलो लेट्स talk with the short answer questions in the first unit starting with how to calculate new profit sharing ratio and ये बताऊंगा new profit sharing ratio कैसा calculate करते and sacrificing ratio and also gaining ratio. Let's start with the problem. A basic example ले लेता मैं. समझो कि A and B दोनों भी पार्टनर्स है and A and B दोनों पार्टनर्स है पुराने एंड ये लोग 5:3 रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे एंड दे अग्रीड टू एडमिट मिस्टर सी विथ ए रेशियो ऑफ 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस. फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस में ये लोग अग्री कर रहे हैं कि भाई सी नया पार्टनर को जो है 1/5 रेशियो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस में दिया जाएगा. सो अब फ्यूचर की बात करेंगे तो अब ए और बी और सी तीनों का रेशियो कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वी नीड टू कैलकुलेट इट. अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाउ टू कैलकुलेट. चलो लेट assume that future profits are 1 rupee. Future profit is how much? 1 rupee. अब ये 1 rupee में C का कितना जाएगा शेयर? 1/5. C is agreed. He is promised to pay 1/5. चलो 1 माइनस अब जितना प्रॉफिट आया 1 उसमें से C का हिस्सा निकाल देंगे 1/5. अब जो मैथ्स में वीक है उनकी बात करेंगे. अब इसके नीचे कुछ नहीं है नंबर तो वी कैन सब्स्टिट्यूट एज 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1s 5 1 1s 1 5 minus 1 by 5. 5 minus 1 is how much? 4/5. 4/5 is the remaining ratio. यानी 1 रुपी में से जो भी प्रॉफिट आया उसमें से C का हिस्सा 1/5 जाने के बाद remaining ratio is 4/5 ratio. This remaining ratio shall be shared between A and B. A का पुराना रेशियो कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन?
5:3, यानी 5 + 3 8, तो ए का रेशियो हो गया 5/8 इंटू रिमेनिंग रेशियो 4/5, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 8 5 40। अब बी की बारी है, बी का शेयर कितना है 3/8। अब रिमेनिंग रेशियो कितना है 4/5, 3 4 12, 12/8 5 40। अब देखिए यहाँ पे A:B, ए का रेशियो कितना है 20/40, बी का रेशियो कितना है 12/40। अब सी का रेशियो कितना है, सी का है ऑलरेडी प्रॉमिस्ड 1/5 रेशियो। अब ये नको समझो कि सी का रेशियो 4/5 है, सी का रेशियो 1/5 होने के बाद रिमेनिंग रेशियो इज 4/5, वो रिमेनिंग रेशियो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सी का रेशियो 1/5 है। अब देखिए यहाँ पे बेस, यहाँ पे ए का 40 है, बी का भी 40 है, तो इसका भी 40 होना चाहिए सी का। तो 40 आने के लिए कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करना चाहिए, वी हैव टू गो विद द टेबल 5 8 40, so both numerator and denominator 8 से मल्टीप्लाई होगा, 1 8 8, 5 8 40। now the new ratio between A:B:C is 20/40:12/40:8/40, यानी अब 20:12:8 यहां लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर जो बच्चों को जरा मैथ्स में वीक है, समझो 12 + 8 20, 20 + 20 40, तो टोटल रेशियो हो गया 40। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होता नहीं होता देखेंगे। अब देखो 4 टेबल में देखो, 4 2 8, 4 3 12, 4 5 20, तो 5:3:2। The new ratio between A, B and C is 5:3:2, new profit sharing ratio, right? नेक्स्ट, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स इतना समझना चाहिए, अगर जिसको मैथ्स अच्छे से आता है नो प्रॉब्लम, जिसको नहीं आता है, जो तड़पता है नंबर से, तो वो लोगों के लिए है कि भाई ये फॉर्म यहाँ पे देखिए, ए एंड बी और पार्टनर्स, द ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 5/8 and 3/8, the new ratio is 5:3:2, so I am writing on the board, right, the old ratio is 5/8 and 3/8, that is A:B. now the new ratio is 5/8, 5:3:2, तो 5/10, 3/10 और 2/10 होगा। अब फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, SR का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना रेशियो माइनस नया रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ पे पुराने पार्टनर्स कौन है, ए और बी, दोनों का ही आता, तो ए का कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है ए का 5/10। चलो अब 10 × 5 50, 8 × 5 40, सो 8 10 80। चलो अब हो गया 10/80, तो रिमेंबर करना है ऊपर का 10। नेक्स्ट बी का है ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो है 3/10, ओल्ड माइनस न्यू, राइट, 30, यानी 10 × 3 30 माइनस 8 × 3 24 डिवाइड बाई 80, सो यहाँ हो गया 6/80। नाउ यहाँ कितना है 6, सो नाउ 10, यहाँ से 10 लिया और यहाँ से 6, सो नाउ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 10:6, दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो अगर समझो आपको जो ये आंसर आया ये नेगेटिव सिंबल में आया, इफ इट इज इन नेगेटिव, आंसर माइनस में है, तो उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। सो एनीवेज गेनिंग रेशियो तब होता है जब पार्टनर रिटायर होता है, तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू
ratio minus old ratio. Okay. So first unit में से अपने को पूछेगा ratios का एक sum and this is a sum and बाकी के जो भी है स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको and आपके पास जो मटेरियल है उसमें से यू कैन वर्क आउट विद द प्रॉब्लम्स. ओके राइट. सो अभी ये चैप्टर में और एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस है. दैट इज मैं आपको स्क्रीन पे अवेलेबल बताऊंगा, ये क्वेश्चन बताऊंगा एंड अब मैं ये टेक्स्ट बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ. सम ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी जो है 3:2 रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर. दे एडमिट सी विथ 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स. यहां बता रहा है कि भाई नया पार्टनर सी आ रहा है एंड उसका हिस्सा होगा 1/5 इन फ्यूचर. ओके. नाउ ही ब्रिंग्स हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल. यानी नया पार्टनर जब आ रहा है तो गुडविल लेके आना पड़ता है एंड यहां पे सी इज ऑल्सो ब्रिंगिंग गुडविल. नाउ the goodwill of the firm is determined on the basis of 2 years purchase of average profits of the last 5 years. यानी यहाँ पे गुडविल तो इन्हें सी लेके आ रहा बोल के बताया, लेकिन कितना लेके आ रहा नहीं बताया. So now we have to calculate goodwill. So goodwill here it is going under average profits method. So goodwill is equal to average profits into number of year purchase. This is the formula under average profit method to calculate goodwill. चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज का देखना. तो यहाँ पे द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉफिट्स आर गिवन बिलो. सो इन फॉर द ईयर 2001 the firm is earning a profit of 20,000 and for the year 2002 the firm is having a loss of 10,000, right? And for the year 2003 the profit is rupees 20,000 and 2004 the profit is rupees 25,000 and for the 2005 profit is rupees 30,000. चलो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं. ए एंड बी पार्टनर्स 3:2 रेशियो में ले रहे एंड सी इज अ न्यू पार्टनर हु इज गेट 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स. गुडविल लेके आ रहा बोला, लेकिन कितना गुडविल है कैलकुलेट करना पड़ता. फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स बोला, तो ये पूरे लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स ही है स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 5. तो बैक गए तो क्या है 5 4 3 2 1. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स फॉर दिस. एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो यहाँ पे 30,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 एंड लॉस है 2002 में लॉस माइनस होता है एंड प्लस 20,000 2001 में लॉस माइनस होगा सर, राइट? डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स 5 इयर्स. सो हियर 30 plus 20 55 55 plus 20 75 75 plus 20 95 95 minus 10 85,000 divided by 5 years. 5 ones 5 5 sevens 35. So here 17,000 is the average profits. Average profits is 17,000. Chalo. Now it's goodwill calculation. Goodwill is equal to average profits into number of year purchase. Right. Average profit here is how much? 17,000 into number of year purchase according to the given question is 5 years. Sorry, according to the question is 2 years of average purchase.
17 to 34,000 is the goodwill. तो ये होगा फर्म का गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. नाउ द न्यू पार्टनर सी शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है. तो सी का हिस्सा है 1/5 फ्रॉम द टोटल गुडविल 34,000. सी का हिस्सा जो है 1/5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/5 करेंगे. तो 5 ones कितना होगा? 5 6 30, 5 8s. So 6,800 is the share of C share of goodwill. C share of goodwill is equal to 6,800, right? So I am not explaining you an example, I am giving you a problem. If you have textbook Pankaj Publications, page number 820, question number 8. Page number 820, question number 8. Right. This type of problems will appear. Chalo. Next, we'll go with unit number 2. Continuing with unit number 2. Unit number 2 में डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी देखने को मिलेंगे आपको. एंड यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड डिसोल्यूशन ये दो टॉपिक भी, उसमें से शॉर्ट आंसर आने का चांसेस, प्रॉब्लम एक ही टाइप का प्रॉब्लम पूछेगा. टू कैलकुलेट द रियलाइजेशन और टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, ये रहेगा. तो अब ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, फिर भी आपको स्क्रीन पे बताऊंगा मैं क्वेश्चन. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का. इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं. डिसोल्यूशन का, रवि एंड तेजा वेर इन पार्टनरशिप एंड अग्रीड टू डिसॉल्व. रवि एंड तेजा दोनों पार्टनरशिप में थे एंड वो दोनों भी अग्री हो गए कि बिजनेस को डिसॉल्व करने का. द असेट्स रियलाइज्ड, एंड ये काम के टाइम पे बिजनेस को हटा दे रहे टोटली. तो असेट्स को बेचने के बाद वो लोगों को 3 लाख रुपए मिले. एंड लायबिलिटीज पे करना है 2,60,000. 2,60,000 द लायबिलिटी शुड बी पेड एंड द असेट्स रियलाइज्ड इज 3 लाख रुपी. Ravi capital is 40,000 and Teja capital is 2,60,000 here. Right. Profit sharing ratio is 3:1. Show realization account, he is saying. So realization account is an account whereby which it is a final account in a partnership whereby business the business will be winding up. Whatever the assets values are there and whatever the liabilities needed to be paid, ये realization account में affect करता. तो ये सब में realization account will be in this manner. So note the heading realization account. Right, when you draw the pro forma, you have to draw with pencil, right, using scale. And here when it comes to the pro forma of realization account, ताकि दो entry हो एक भी entry हो, you have to go with the pro forma. So particulars debit and particulars credit, the heading is realization account. Okay, so first of all assets बेचने के बाद अब पैसा कितना आया? 3 लाख रुपए. चलो, असेट्स बेचने के बाद यानी असेट्स का मेन वैल्यू रहता है डेबिट बैलेंस. अब वो हटा दे रहे, तो जिसका भी अगर मेन बैलेंस हटा दे रहे तो ऑपोजिट साइड में चले जाता. असेट्स का मेन बैलेंस डेबिट है, उसको अपन बेच रहे तो अपने को क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट assets realized, right, and this is 3 lakh rupee. Now liability का मेन बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस. अब liability पे ऑफ कर दे रहे तो वो डेबिट में आ जाएगा. So now we are paying the liabilities, take it to the debit side, to bank account, liabilities paid, and here the liabilities paid is how much? 2,60,000. Now ये 3 लाख रुपीज असेट्स रियलाइज, उसमें से अपन लायबिलिटी पे कर रहे कितना? 2,60,000. सो बचा कितना अमाउंट? 3 लाख माइनस 2,60,000, 40,000. राइट, 40,000 इज नथिंग बट द रियलाइजेशन प्रॉफिट. टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, it is to be shared between the partners Ravi and Teja in the ratio 3:1. So 40,000 into 3:1 का मतलब क्या है? 3 + 1 4, 3/4.
and 40,000 into 1/4. 4 1 जा 4. अभी रवि का शेयर हो गया 30,000, तेजा का शेयर हो गया 10,000. Right. Now total this 3 lakh rupee and 3 lakh rupee respectively. Done. So this is from unit number 2. एंड आपको ऑलरेडी मैं यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट वीडियोस में लगा रहा हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट है. गो थ्रू दिस. राइट. राइट. So from unit number 3, short answer questions. One question will be a regular question for calculation of forfeiture of shares and reissue. Okay. So here in this part, the question is very clear. I already given you the formula to calculate and how to write the journal entry for forfeiture of shares which are issued at par and are issued at premium. The premium, when the premium is unpaid and when the premium is paid. So already that photo, that pic will be in the video. So according to that, the question is Nikita was holding 400 shares of rupees 100 each, rupees 80 per share called up. She paid 30 rupees on application but failed to pay rupees 20 on allotment and rupees 30 on first call. Her shares were forfeited. Journalize the above transactions for shares forfeited. So here it is very clear that here Nikita is holding a shares of 400. 400 shares she holds and each share is 100 rupees. Right? So 80 rupees called up. Company ने बुलाया 80 rupees only called up. So we have to calculate up to 80 rupees only, not above that. Right. So she paid 30 rupees on application. Application का 30 rupees pay कर दी निकिता and 20 rupees जो है allotment में and 30 rupees first call pay नहीं कर सकी. ये situation में उसके shares forfeit हो गए. So अब फॉरफीचर का एंट्री लिखना पड़ेगा अपने को. तो फॉरफीचर एंट्री एट पार, ये प्रीमियम का नहीं है, सम पार है. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट टू हियर अनपेड कॉल्स. सो यहाँ पे इन्होंने निकिता ने क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट शेयर फेल टू पे and also first call she failed to pay. तो वो भी लिखना है. First you have to write share allotment which is unpaid and next is to share first call. तो already आपको मैंने दे दिया है कि भाई journal entry how to write share capital account debit to forfeited shares account to share allotment to first call. यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू फॉरफिटेड शेयर. फॉरफिटेड शेयर का मतलब होता है निकिता कंपनी को कितना पैसा पे करी, हाउ मच मनी निकिता पेड टू द कंपनी, हाउ मच मनी द कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम निकिता. हियर निकिता ओनली पेड 30 rupees ऑन एप्लीकेशन. सो निकिता इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ 400 into 30 rupees which will be around 12,000. Next, share allotment. Nikita for holding 400 shares, the allotment rate is 20 rupees. She failed to pay. So 400 into 20, which will be around 8,000 rupees. Next, Nikita failed to pay first call money on 400 shares. So 400 into 30 rupees फिर से हो जाएगा 12,000 rupees. So यहाँ पे याद लगा लो, शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू फॉरफिटेड शेयर्स लिखना पड़ेगा. तो फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर जो भी शेयर होल्डर है, कंपनी को कितना पैसा कंपनी रिसीव करे उसके पास से वो लिखना है, ओनली रिसीव्ड अमाउंट लिखना है फॉरफिटेड शेयर्स में. एंड अनपेड अमाउंट लिखना है. अलॉटमेंट यहाँ पे 20 रुपीज है, 400 शेयर्स पे अनपेड है, 400 इंटू 20 एंड फर्स्ट कॉल 400 शेयर्स है इंटू 30 रुपीज अनपेड है. सो टोटल 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 32. Right. The journal entry is being shares forfeited
फॉर नॉन पेमेंट, नरेशन लिखना है, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 400 शेयर्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, राइट, इतना लिखना है, राइट। अगर समझो कि ये री इश्यू है तो री इश्यू का जर्नल एंट्री होगा री इश्यू so reissue share, the journal entry will be bank account debit to share capital account. The entry will be bank account debit to share capital account. So यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन में समझेंगे 400 shares of Nikita were forfeited and out of these 400 shares total 400 shares were reissued, समझेंगे कि भाई ये 400 शेयर्स री इश्यू हो गए एट द रेट ₹70 ईच, एट द रेट ₹70 ईच में री इश्यू हो गए समझो। तब आएगा जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर इंटू ₹70 एंड प्रीवियसली शेयर कॉल्ड अप कितना था ₹80 था कॉल्ड अप। सो कॉल्ड अप शेयर ₹80 है, अभी री इश्यू हो गया 70, सो ₹80 का शेयर ₹70 में हुआ तो डिस्काउंट कितना हो गया ₹10 इज द डिस्काउंट, कम दाम में उन्हें री इश्यू कर दिया, सो दैट विल बी डेबिटेड हियर। अगर कम दाम में अगर री इश्यू हो गया दैट विल बी डेबिटेड, उसका एंट्री लिखना है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। तो अब यहाँ पे अमाउंट आएगा 400 शेयर्स इंटू ₹10, यहाँ पे हो गया 4 7 28,000, यहाँ पे 4 10 4,000, टोटल इज 32,000। ये हो गया री इशू का एंट्री। नरेशन लिखना है बीइंग री फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड, राइट। सो यही क्वेश्चन में आपको बता दूंगा हाउ टू कैलकुलेट, हाउ यू कैन कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व इन दिस प्रॉब्लम। देखिए कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने का तरीका बहुत इजी है। हियर व्हेन इट कम्स टू कैपिटल रिजर्व, यानी कैपिटल रिजर्व किस लिए कैलकुलेट करते हैं, पहले कंपनी ने फॉरफिट कर ली शेयर्स, शेयर होल्डर से फॉरफिट कर लिए, सो पैसे कंपनी के पास ही लगा ली। फॉरफिचर का मतलब होता है व्हेन ए शेयर होल्डर इज नॉट पेइंग द कॉल मनी और वॉट एवर द थिंग, अभी तक जितना पेमेंट किया वो कंपनी हैंड ओवर कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, वापस नहीं देगी, वो पैसा कंपनी के पास रहेगा एंड दैट शेयर विल बी इशूड एट ए डिस्काउंट और हायर प्राइस टू सम अदर शेयर होल्डर। तो अब ये ट्रांजैक्शन में कंपनी को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ चेक करती, वो कैलकुलेशन पार्ट को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में स्टेप नंबर 1 इज फॉरफिटर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिचर, फॉरफिचर में अमाउंट कितना रिसीव कर ली कंपनी, दैट इज मैटर्स अ लॉट। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखिए, ये एग्जांपल में 12,000 इज द फॉरफिटेड मनी, राइट। सो 12,000 12,000 इनटू हाउ मेनी शेयर्स रीइश्यूड 400, हाउ मेनी शेयर्स फॉरफिटेड 400, राइट। सो अब रहेगा कितना 12,000। स्टेप नंबर 2 लेस डिस्काउंट ऑन री इश्यू इफ एनी, राइट। अगर कुछ डिस्काउंट में इशू करे, यहाँ पे डिस्काउंट में तो करे कैसा भी, देखिए यहाँ पे यहाँ बता रहा मैं कि भाई शेयर जो है 10 रुपए कम दाम में री इश्यू हो गया। सो नाउ 10 रुपीज 400 शेयर्स इंटू 10 रुपीज डिस्काउंट, that is 4,000, 12 minus 4 8,000, this is capital reserve। so अब ये यूनिट नंबर 3 में फॉरफिचर एंड री इशू का मैं एक ही प्रॉब्लम में एग्जांपल के थ्रू बता दिया, एंड ये यूनिट नंबर 3 में बोनस शेयर्स का एक छोटा सा सम आएगा, लेकिन मैं लॉन्ग आंसर सम बोलते टाइम पे बोनस शेयर्स का आपको क्लैरिटी दे दूंगा वहां पे। एंड नेक्स्ट कमिंग बैक टू यूनिट नंबर 4, and when it comes to unit number 4 we have to
सम दिया जाएगा अपने को फोर्थ यूनिट में से कि भाई प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन कैलकुलेशन क्या पार्ट है एक्सेट्रा. सो अब ये प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे. Right. Let us assume that one company is there ABC Limited and another company is there PQR Limited. Now ABC Limited company is purchasing the company PQR Limited. Right. So the date of purchase, अगर ABC कंपनी ने PQR कंपनी का बिजनेस खरीद लिया तो जिस दिन खरीदा उसको डेट ऑफ परचेज बताया जाएगा. लेट अस अज्यूम दैट द कंपनी, यू नो दैट द फाइनेंशियल ईयर इट इज फॉलोड फ्रॉम 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March. राइट. सो यहाँ पे कंपनी ने खरीद लिया, दूसरे कंपनी को एबीसी वाला खरीद लिया पीक्यूआर को 1st April 2023 के दिन अगर खरीद लिया समझो. तो अब इसको जो है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी का जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है एबीसी लिमिटेड के ऊपर ट्रांसफर होने को बताते हैं अपन कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन डेट. तो समझो कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1st July 2023. अब ईयर अपने को स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 1st April 2023 एंड इट इज एंडिंग ऑन 31st March 2024. अब बिजनेस खरीदा कितना कब? 1st April 2023 को एंड इनकॉर्पोरेशन हुआ कब? 1st July 2023. सो अब देखिए 1st April 2023 द इनकॉर्पोरेशन डेट इज 2023 1st July. अब इनकॉर्पोरेशन से पहले कितने मंथ्स प्री बोलते हैं अपन, उसके बाद का पोस्ट बोलते हैं. तो अब जुलाई 1st से कितने महीने पहले? अप्रैल, मई, जून, 3 months और प्री इनकॉर्पोरेशन एंड द रिमेनिंग हाउ मेनी मंथ्स? 9 months और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. तो अपने को यहाँ पे प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? लाइसेंस आने से पहले यानी इनकॉर्पोरेट होने से पहले की बात है कि भाई ये 3 महीने में कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ एंड उसके बाद 9 months का जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है कितना हुआ, ऐसा वाला सम पूछेगा एक. एंड दैट इज प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन. एंड एक छोटा सा सम बताऊंगा इसमें मैं विथ एग्जांपल. ओके, सो यूनिट नंबर 4 प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन में से सम. यहाँ पे एक एग्जाम्पल सम है. ऐसे वाला एग्जाम्पल सम आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत है. प्रॉफिट पीरियड इनकॉर्पोरेशन यू कैन एक्सपेक्ट 100% ए प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम आपको 4 मार्क देगा सर. एक बार एक स्टूडेंट आधी मार्क 1 मार्क से फेल हो जाता तो 1 mark इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो हियर 4 marks का क्वेश्चन है. वीरा कंपनी लिमिटेड फॉर्म्ड ऑन 1st April 2022 के दिन इसका फॉर्मेशन हुआ है, बट उसका इनकॉर्पोरेशन यानी उसको लाइसेंस मिला है 1st July 2002 के दिन. सो सेल्स वो साल भर के सेल्स है 5,58,600. इट इज द टोटल सेल्स ऑफ द एंटायर ईयर एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 4,08,600. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ही सेइंग. सो अभी अपने को जो है फर्स्ट प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है. तो अब देखिए आप 1st April 2002 के दिन फॉर्मेशन हुआ एंड लाइसेंस आया 1st July 2002 के दिन. अब देखिए बिफोर जुलाई यानी अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना जो है दिस इज प्री इनकॉर्पोरेशन एंड द रिमेनिंग 9 months इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो हियर सेल्स इज 5,58,600 rupees minus 4,08,600 rupees. Right? So how much is the profit? 5,58,600 minus 4,08,600, which is 1,50,000. Gross profit is 1,50,000. Now अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में देखेंगे. अब प्री में अपने को 3 महीना आ रहा, पोस्ट में 9 महीने. सो वी कैन राइट, सो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1:3 रेशियो में देख लेंगे. सो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन इज इक्वल टू
टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,50,000 इंटू 1:3 का मतलब होता है 1 + 3 यानी 4, 1/4 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है 1,50,000 इंटू 3/4. नाउ 1,50,000 into 1/4 is 37,500 rupees, and the remaining is how much? 1,12,500 rupees. Pre-incorporation profit is 37,500. Post-incorporation profit is 1,12,500. Right. एंड यही चैप्टर में से और एक क्वेश्चन अगर पूछने के चांसेस है सेल्स रेशियो टाइम रेशियो के हिसाब से, एंड वहां पे एक क्वेश्चन है which is following information calculate weighted time ratio. weighted time ratio क्या एक क्वेश्चन है, जरा रिस्क नहीं लेना है, जिसको फुल मार्क्स स्कोर करना है उसके लिए बता रहा हूं मैं. weighted time ratio problem, and in this weighted time ratio I'll tell you the problem. unit number 4 से date of incorporation is 1st May 2009 and पीरियड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है ये कंपनी का 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक. टोटल पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1,20,000 थ्रू आउट द ईयर. So he is asking us to calculate the weighted time ratio, and during this period the number of workers, pre-incorporation period there are 4 workers working, and after post incorporation यानी लाइसेंस आने के बाद the company is in the company 20 number of workers are working. So अभी अपने को pre and post incorporation का time ratio देखेंगे. time ratio, the incorporation date is 1st May 2009, and the year of starting of financial year is 1st March April 2009, and license ISO date है 1st May 2009, and year ending है इसका 31st March 2010. अब देखो इनकॉर्पोरेशन यानी लाइसेंस आया 1st May 2009, उससे पहले जो है 1 month, this is pre incorporation, and next the remaining 11 months are post incorporation. Right. So now the ratio is time ratio is 1:11. Right. So अभी क्या करना है अपने को नंबर ऑफ वर्कर्स में देखना है, रेशियो को सबमिट करना है. The 4 workers working pre incorporation, right? 4 into 1, ये जो प्री का है 1 मल्टीप्लाई करना है, and post, under post the number of workers are 20 into 11 महीने, right? 4 ones 4, and here 20 into 11 220, right? अभी okay, so here अभी आगे आपने को 4:220 इसका रेशियो बनाएंगे. 4 ones are 4, 55 times, right? 1:55 is the ratio. अब ये 1:55 रेशियो को जो है द पेमेंट कितना है, द पेमेंट इज 1,20,000. 1,20,000 इंटू 1/56 एंड 1,20,000 इंटू 55/56, राइट? सो हियर 1,20,000 इंटू 1 divided by 56, 214.8. So 2143 we can take. Next 1,20,000 into 55 divided by 56 हो गया 1,17,857, 1,17,857. So ये है weighted time ratio का प्रॉब्लम, एंड ये यूनिट नंबर 4 में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो. वी हैव 3 मेथड्स अंडर गुडविल. वी हैव 3 मेथड्स वैल्यूएशन के. एक है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट्स मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. देयर आर 4 मेथड्स, राइट? लुक हियर, वीडियो को देखो, राइट? एग्जाम है ना, कॉन्सेंट्रेट. सो हियर फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड,
सुपर प्रॉफिट्स मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। चलो ये मेथड से जाने से पहले जो सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लो, वेरी गुड। सो सब्सक्राइब करे तो 100% पास, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हियर वी हैव मेथड्स, net assets method, which is also called as intrinsic value method, assets backing method, etc. दूसरा मेथड है yield basis method, ये भी है, and next है fair value method, right? Now we'll have some easy problems in this, short problems, right? टेक्स्ट बुक आपको समझ में आने के लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग, दिस इज पंकज पब्लिकेशंस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, पेज नंबर E9, क्वेश्चन नंबर 2, ये है वेटेड प्रॉफिट्स मेथड का प्रॉब्लम है ये, एंड क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का प्रॉब्लम है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है सुपर प्रॉफिट्स मेथड का है, एंड 6th भी जो सुपर प्रॉफिट्स है। These 4 questions are very very important for short answer type, and यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का मैं कैसा भी इसका पिक लगा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, सो जब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो फिल वक्त तो मैं इसमें से कर रहा हूँ सम। सो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग दैट आई एम नॉट गोइंग विद एनी एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स रिलेटेड। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है ऑन द स्पॉट करना है आंसर, ऐसा नहीं कि थोड़े लेक्चर्स पहले प्रिपेयर होके आंसर्स मालूम करके बताते, ऐसा नहीं है। कौन सा भी क्वेश्चन दो इमीडिएट आई कैन सॉल्व इट, एंड हियर आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। Pravik Limited agrees to purchase the business carried by Rohan Limited. Goodwill for this purpose is agreed and valued 3 years purchase of weighted average profits method of previous 5 years. The weights is given below. यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपके पास जब रहेगा तो क्वेश्चन आराम से देख लो। अब मैं लिख रहा हूँ वेट्स फॉर द फर्स्ट ईयर 1, सेकेंड ईयर 2, थर्ड ईयर 3, फोर्थ ईयर 4, फिफ्थ ईयर 5, एंड हियर द प्रॉफिट्स ईयर विल बी 30,000 first year profit, second year is 36,000, third year is 45,000, fourth year is 49,000, and fifth year is 52,000. These are the profits. अभी अपने को करना क्या है? Now multiply. Let us assume weight as W, profits as I. अभी अपने को करना है W into I, product of WI. 1 into 30, 30,000. Right, 36 into 2, 72,000. 45 into 3, how much? 45 into 3, 1,35,000. Right, next is 49 into 4, 1,96,000. And 52 into 5, 2,60,000. Right, now इसका टोटल कर देंगे. This total will be called as sigma WI. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఎవరికైతే తెలుగులో హిందీలో అర్థం కాలేదో వాళ్ళకి ఒక పాయింట్, వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్స్ మెథడ్లో ఎవరికైతే తెలుగులో కావాలనుకుంటే కమెంట్ చేయండి, మీకు కావాలనుకుంటే కమెంట్ చేయండి, మీకోసం నేను తెలుగులో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. వెయిట్స్ 1 2 3 4 5 ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చేసాడు. ప్రాఫిట్స్ ఒకవేళ లాస్ ఇస్తే ఇది బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోవాలి. ఏదైనా అమౌంట్ లాస్ ఇచ్చింది ఒక ఇయర్ లో, you have to make it in bracket. Now we have to multiply this, you will get a product. Now WI, right, sigma WI first is 30,000, 72,000, 1,35,000, 1,96,000 and 2,60,000. Totally 6,93,000. Now weighted profits is equal to sum of WI by sum of W. यहाँ पे next the total of weights is 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 2 14 15. Now 6,93,000 divided by 15, right, you will be getting 46,200. This is weighted profits. Now अभी इसमें गुडविल करना है तो he is saying that 3 years purchase.
So now goodwill is equal to weighted profits into number of year purchase. अभी 46,200 आया अपने को weighted profits into number of year purchase for this question is 3. Okay, so 46,200 into 3, 1,38,600. This is page number E9, Pankaj Publications, right? Those who are following this book, it's very good. देखिए सिया पब्लिकेशंस, वो ये पब्लिकेशंस में सॉल्यूशंस रहते हैं आप, सो ये पब्लिकेशन से पढ़ो, बेनिफिट मिलेगा आपको, राइट? नेक्स्ट इज valuation of shares. In valuation of shares, we have various methods like net assets method, which is also called as under valuation of method, net assets method, also called as what do you call intrinsic value method, assets backing method, etc. Next, earning capacity method, yield basis method, market value method, dual method और fair method. 3 methods रहेंगे यहाँ पे. And in these 3 methods, you can go in page number one question from this valuation of shares, a short answer question, and intrinsic value is rupees 700 and yield basis value is rupees 650. Okay, now find out fair value of share. Also find out the expected rate of return if normal rate of return is 600 rupees and paid up value is 100 rupees. चलो अब अपने को dual, यानी he is asking us to calculate the dual or fair value. देखो जब fair value की बात आती तो क्या करना है, सिर्फ intrinsic value plus yield basis value divided by 2. 700 plus 650 by 2. Rupees 675. This is the value of fair value. Right. अभी ये था, जितना हो सके ये वीडियो में मैं बताने की कोशिश करा. एंड मेरे शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, उसमें देखिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे यूनिट वाइज, थियरी एज वेल एज सम्स में. एंड गेट वेल प्रिपेयर, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो है इसमें हर एक यूनिट के बारे में क्लियर कट बताया. प्रिपेयर विद इट, अच्छे से सुनो वीडियो, टोटल वीडियो सुनो, कि स्किप मत करो, जब भी समझ में आएगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. 100% you have to subscribe and refer to your friends. Thank you and all the best.